चैनल फार्मा लेक्चर्स में आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन, जिसमें फर्स्ट पार्ट है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेकंड है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, थर्ड पर्सनल हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन प्लांट लेआउट विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ इक्विपमेंट सिलेक्शन, परचेज स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। और दूसरा पार्ट है व्हाट इज सिलेक्शन एंड डिमांड एस्टिमेशन, डिस्कस इसेंशियल्स ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड इन फार्मास्यूटिकल प्लांट। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो है, सबसे पहले हमसे पूछा था पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। पर्सनल मतलब जो वो सारे इंडिविजुअल्स जो कि प्रेजेंट होंगे प्रोडक्शन एरिया में, जब हम कोई भी प्रिपरेशन बनाएंगे उस टाइम वहाँ पे आसपास जो भी लोग प्रेजेंट होंगे उन्हें हम पर्सनल बोलेंगे। तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी डोसेज फॉर्म, तो वो एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की प्रेजेंस में होनी चाहिए। दूसरी कि अगर किसी भी स्टाफ के मेंबर को, पर्सनल को कोई भी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो ट्रांसमिट हो सकती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो उसे अपने जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर जो पर्सनल है उसे अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट कॉन्टामिनेट होने से बचा रहे। फिर जो पर्सनल है वो अपने डिपार्टमेंट के हेड को बताए अगर उसे कोई इलनेस या फिर कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी भी डिजीज़ के। तो पर्सनल के पास बॉडी को कवर करने के लिए एप्रन होना चाहिए, ऊपर से हेड को कवर करने, हेयर्स को कवर करने के लिए कैप होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए और लॉन्ग बूट्स होने चाहिए ताकि कॉन्टामिनेट होने से हमारा प्रोडक्ट बच सके। जो पर्सनल है उसे अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग करना और कुछ ईटिंग करना, खाना पीना और कुछ भी च्यू करना प्रोडक्शन एरिया में। हैवी कॉस्मेटिक्स का यूज़ करने से भी उसे बचना चाहिए पर्सनल को, जिसकी वजह से कॉन्टामिनेशन रोका जा सके। अवॉइड लाउड कम्युनिकेशन इन वर्किंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया में ज़्यादा तेज़ से बात नहीं करना आपस में, वो भी उससे भी अवॉइड होना चाहिए। जो पर्सनल है उसके पास कोई भी ज्वेलरी आइटम्स नहीं होने चाहिए, मोबाइल्स वगैरह ये सब हम पहले ही जमा करवा देते हैं बाहर जब हम प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं। तो सेकंड हैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं जो कंपनी है उसके जो हेड्स हैं उनके द्वारा, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो पर्सनल्स हैं, उन सबको जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी अच्छे से समझ हो सके। जिसमें क्या क्या होता है, जो ऑपरेटर्स हैं मतलब जो मशीन्स को हैंडल करेंगे, मशीन्स को चलाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग करी जाती है, उनकी ट्रेनिंग करी जाती है और इक्विपमेंट्स का कैसे यूज़ करना है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। ये भी बताया जाता है स्टाफ को कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से कैसे बचाना है अपने प्रोडक्ट को। पर्सनल हाइजीन के बारे में स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है स्टाफ को कि रूल्स क्या होंगे जब हम प्रोडक्शन एरिया से एग्ज़िट करेंगे और जब उसके अंदर एंटर करेंगे तो किस तरीके से एंटर करना है। अप्रोप्रिएट गाउनिंग के बारे में कि कैसा हमें ड्रेस पहन के आना है प्रोडक्शन के वक्त, कौन कौन से हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं कंटामिनेशन को रोकने के लिए। ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें आइडियल बिहेवियर के बारे में कि किस तरीके से हमें अपना बिहेवियर रखना है अपने स्टाफ के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग जो हमारे स्टाफ को दी जाती है हेड, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके द्वारा, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर पावर फेलियर हो जाए, कुछ आग वगैरह लग जाए, फायर कैचअप हो जाए या लीकेज हो गैस की पाइपलाइन से, तो ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे हैंडल करेंगे और कैसे इस सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे और कैसे वहाँ से निकला जाएगा।
फिर है पर्सनल हाइजीन। हर एक जो पर्सनल होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है उससे पहले। जो पर्सनल है उसे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अपने हैंड्स को वॉश करके रखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने से पहले। अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है पर्सनल को या फिर कोई भी उसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा। पर्सनल जो है उसकी बॉडी को अपनी बॉडी को कवर करके रखना होता है एप्रॉन से, और नीचे बूट से मास्क वगैरह, और ऊपर से कैप हेयर्स को रोकने के लिए। फिर हम जो क्लोथ्स हैं वर्किंग पर्सनल के वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए डेली बेसिस पे। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, च्यूइंग ये सब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है प्रोडक्शन एरिया में, इसकी परमिशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेमिसेस, क्या क्या होते हैं प्लांट लेआउट के। सबसे पहले प्लांट लेआउट मतलब कोई भी जब हम प्रोडक्शन करना है, जैसे हमें कोई भी डोसेज फॉर्म बनानी है उसके लिए जो प्लांट हमें लगाना होता है, मतलब पूरी प्रोडक्शन यूनिट, उसमें सारी मशीनरीज आ जाती हैं, उसमें जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे वो आ जाते हैं, एरिया आ जाता है पूरा। तो बिल्डिंग उसकी किस तरीके से उसका डिज़ाइन होगा ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले जो बिल्डिंग होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लोकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका जो डिज़ाइन है और जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे जो ऑपरेशंस करना है, ऑपरेशन का मतलब है हमें या तो प्रोडक्शन करना है या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस, वो सब जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली हम कर सकें वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमिसेस, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन करने से पहले। सबसे पहले जो सीलिंग होती है, मतलब जो छत होती है, ऊपर वाला जो एरिया होता है, वॉल, दीवारें और फ्लोर मतलब नीचे फर्श, ये ऐसे मटेरियल से बनाई जाएंगी ताकि वो इजीली क्लीन हो सके और नॉन पोरस नेचर का हो। नॉन पोरस मतलब उसके बीच में कोई होल्स ना हो जिनके अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल्स एक्यूमुलेट ना हो, वहाँ रह ना जाए, जिसकी वजह से कंटामिनेशन ना हो जाए। तो इसीलिए ऐसा फ्लोर हमें यूज़, वॉल्स, फ्लोर्स और सीलिंग ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन हो, कोई भी उसके बीच में होल्स वगैरह ना हो। फिर है वॉल्स, जो फिनिश है वॉल्स पे वो स्मूथ होनी चाहिए ताकि उसे इजीली हम क्लीन कर सकें रेगुलर बेसिस पे। फिर है फ्लोर्स, फ्लोर्स कवरिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए, जो टाइल्स हम यूज़ करेंगे उसमें उनके बीच में गैप्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो गैप्स होते हैं उसके बीच में डर्ट और फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं उस एरिया में, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट कॉन्टामिनेट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेल्डेड विनाइल शीट्स का यूज़ करते हैं, जो जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं टाइल्स के बीच में वो नहीं होते और वो कम्प्लीटली एक स्मूथ क्लीन प्लेन सरफेस होता है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन रुक जाता है। फिर है सीलिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो सीलिंग होती है वो सीमलेस प्लास्टर की होनी चाहिए या फिर जिप्सम बोर्ड की होनी चाहिए। जो सीलिंग है उसके ऊपर लाइट फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, एयर आउटलेट सही होना चाहिए जिससे कि हम इसीलिए उसे क्लीन कर सकें। फिर है सर्विसेज, जो हमारा ड्रेनेज एरिया है जहाँ से वाटर का रिमूवल होएगा और स्टीम एरिया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसे हम इजीली अच्छे से उसे मेंटेन करके रखा जाना चाहिए हमारे प्लांट के अंदर। फिर है लाइटिंग, मतलब जो अमाउंट है लाइट की वो एडिक्वेट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ये ना हो कि अंधेरा ही हो रहा है वहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइटिंग हो। तो नॉर्मल लाइटिंग होनी चाहिए ताकि इजीली प्रोडक्शन हम कर सकें। प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट का मतलब है अरेंजमेंट जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ का, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर्स किसी भी फैक्ट्री के अंदर, ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें लो कॉस्ट में।
फीचर्स क्या क्या होते हैं गुड प्लांट लेआउट के? सफिशेंट स्पेस होना चाहिए वहाँ पे वर्कर्स के लिए भी और इक्विपमेंट्स के लिए भी। सेफ्टी और सिक्योरिटी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, और अगर कोई भी एक्सीडेंट और इंजरी हुई है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए ये सब उधर पता होना चाहिए वर्कर्स को। जो अरेंजमेंट है मशीनरीज का और इक्विपमेंट्स का वो इस तरीके से होना चाहिए कि मिनिमम मटेरियल हैंडल करना पड़े और लो कॉस्ट आए उसकी प्रोसेसिंग की। जो स्टोर है इन प्रोसेस मटेरियल्स का, जहाँ पे हम उसे स्टोर करके रखेंगे उस एरिया में, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, लो प्रोसेसिंग कॉस्ट आनी चाहिए। फिर है यहाँ पे एक जो हमारा लेआउट है, प्लांट है जो हमारा, वहाँ पे रूम होना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए, जब भी हमें कुछ अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लांट लेआउट की? इजी प्रोडक्शन होना चाहिए, इजी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इसे, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिक यूज़ करने के लिए बिल्डिंग का, और कंफर्ट कि जब प्रोडक्शन हम कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन का तो उस टाइम हम कंफर्टेबली उसे बना सकें। प्लांट लेआउट के टाइप्स क्या होते हैं? पहला होता है प्रोडक्ट लेआउट। इसे किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, सारे टूल्स होती हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग करने के लिए। एग्जांपल टैबलेट। सेकंड है प्रोसेस लेआउट। ये स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ग्रैनुलेशन, कोटिंग या फिर ड्राइंग। एग्जाम्पल ग्रैनुलेशन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स विल बी कैरिड आउट एट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। जो ग्रैनुलेशन होता है उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं। कोटिंग के लिए जब टैबलेट बन गई है तो उसकी कोटिंग के लिए एक अलग एरिया होएगा, वहाँ पे उसकी कोटिंग होगी। थर्ड है फिक्स्ड पोजीशन या फिर लोकेशन लेआउट। इसमें ये जो थर्ड टाइप का लेआउट होता है हमारा प्लांट लेआउट, इसमें कंप्लीट प्रोडक्ट और किसी भी मेजर पार्ट, कोई भी हमें, जैसे हम कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं, जो भी उसका या तो पूरी प्रिपरेशन या फिर उसका कोई एक पार्ट, या तो हम उसकी ड्राइंग कर रहे हैं या उसका ग्रैनुलेशन कर रहे हैं, वो एक फिक्स्ड लोकेशन में होगा। जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्लांट लेआउट को, वो है लोकेशन कंपनी की, फैक्ट्री के जो हमारी बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो, नेचर प्रोडक्शन मटेरियल की, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन वॉल्यूम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, एम्प्लॉयज़, नीड एंड सेफ्टी। थर्ड क्वेश्चन है इक्विपमेंट। सबसे पहले इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ये वो सारे फिज़िकल एंटिटीज़ होती हैं जो भी हम यूज़ करते हैं कोई भी अपने फार्मास्यूटिकल प्लांट में कोई भी मेडिसिन को या कोई भी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स। सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे हम इक्विपमेंट्स का? स्पेयर्स, पार्ट्स और सर्विसेज वो इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। जो मेंटेनेंस है इक्विपमेंट्स का, अगर हम उसे अच्छे से मेंटेनेंस उसकी देख रेख करेंगे अच्छे से, तो उसका इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे भी पड़ता है प्रोडक्ट के। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब कॉज ना करें। जो हमारी मशीनरी के पार्ट्स हैं वो इजीली डिसेंबल्ड हो सकें और रीअसेंबल हो सकें, मतलब उन्हें हम इजीली खोल सकें, फिर उसे क्लीन करके फिर से उसे रीअसेंबल कर दें, जैसा था वैसे ही बना दें। इक्विपमेंट गुड क्वालिटी का होना चाहिए, वो ब्रेक ना हो जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए। परचेज स्पेसिफिकेशंस, राइट सोर्स का यूज़ किया जाता है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस और राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका हमें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए उन्हें, और उनकी मेंटेनेंस भी वो देखते रहना चाहिए ताकि कॉन्टामिनेशन हमारे प्रोडक्ट का बच सके। WHO की कुछ गाइडलाइंस हैं
मेंटेनेंस के लिए हमारे इक्विपमेंट्स की, पहला है कि डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाना चाहिए प्रोडक्शन एरिया में और उनके ऊपर एक लेबल बना देना चाहिए कि ये डिफेक्ट हैं, इनका हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर है वॉशिंग और क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कॉन्टामिनेशन रोकने के लिए। और जो लेआउट और डिज़ाइन है हमारे इक्विपमेंट का, वो ऐसा होना चाहिए कि जो एरर है वो कम से कम हो, इफ़ेक्टिवली हम उसे क्लीन कर सकें और कोई भी कॉन्टामिनेशन ना हो। फिर है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जैसे कि हमारा जो एपीआई होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट्स, उसे यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की, उन सब को बोलते हैं हम रॉ मटेरियल्स। परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मोड ऑफ परचेजिंग, पहला सैंपल परचेज करते हैं, फिर सैंपल का इंस्पेक्शन करते हैं कि वो सही क्वालिटी का है या नहीं है। सैंपल की ब्रांड देखते हैं, फिर उसे ग्रेडिंग करते हैं सैंपल की। स्टेप्स क्या होते हैं परचेज करने के रॉ मटेरियल? सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स, फिर इशूइंग परचेज एप्लीकेशन, इनवाइटिंग कोटेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीव द मटेरियल, चेक द इनवॉइस और बिल्स, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ बिल्स इन बुक, रिलीजिंग द पेमेंट ऑफ द सप्लायर। मेंटेनेंस ऑफ रॉ मटेरियल को कैसे मेंटेन करेंगे? सबसे पहले उसे ऐसी प्लेस पे स्टोर करेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो या बहुत कम हो, प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल हो, वेल सैनिटाइज्ड एरिया हो, वहाँ पे सैनिटाइज हो, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया वायरसेस की ग्रोथ ना हो। क्लीन ड्राई और वेल मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन करके रख देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट रूल, जो प्रोडक्ट है उसे हम प्रोडक्शन एरिया में लाए हैं तो उसे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ताकि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो पास आउट ना हो पाए, इसीलिए एक्सपायरी होने से बचाने के लिए उसे हम पहले यूज़ कर लेंगे। लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स जो हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे एम्बर कलर के कंटेनर्स में हम स्टोर करके रखेंगे। फिर है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर्स। जो हमारे कंटेनर्स हैं उनके लिए कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट जो होता है उसमें हम 10 कंटेनर्स लेते हैं जिसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं, और ये जो कंटेनर्स हैं 10, इसे हम इन्वर्टेड पोजीशन मतलब उल्टा करके रख देते हैं। नीचे की साइड कैप होता है, इसे हमने उल्टा करके रख दिया 24 आवर्स के लिए। फिर 24 आवर्स बाद हम देखते हैं अगर वहाँ से कोई भी ड्रॉपलेट्स वगैरह लीकेज का हमें कोई साइन अगर दिखता है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर कोई साइन नहीं दिखता लीकेज का कि वाटर लीक हो रहा है तो कंटेनर पास हो जाएगा लीकेज टेस्ट में, और उसमें हम अपनी जो भी डोसेज फॉर्म है उसे हम फिल करके फर्दर एक्सीड कर सकते हैं प्रोसेस को। सेकंड है कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट। कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे कंटेनर्स हैं उसे हम कोलैप्स करते हैं, और जो उसके बीच उसके अंदर कोई भी कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे हम रिमूव आउट कर देते हैं, इंटरनल कंटेंट्स को। कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट हो गया। कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट के बाद आता है सेल्फ सील एबिलिटी टेस्ट। सेल्फ सील एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम 10 वेल्स लेते हैं जिसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम उसके अंदर 10 निडल्स, वेल्स के अंदर 10 निडल्स उसके अंदर हम पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब 10 निडल्स उसके अंदर हमने डाल दी। फिर उसे हम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं अपने वेल्स को। वैक्यूम अप्लाई कर देते हैं 30 मिनट्स के लिए, जिसके बाद क्या होता है हम ये चेक करते हैं उसका जो आउटसाइड का सरफेस है उसे साफ़ करने के बाद ये देखते हैं कि जो ब्लू कलर है वो पेनिट्रेट किया है वेल्स के अंदर या नहीं। अगर पेनिट्रेट करता है तो फेल हो जाता है हमारा टेस्ट, और अगर नहीं करता पेनिट्रेट अंदर तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।